इंडियन पॉलिटी दूसरा होगा। पार्ट दूसरे के अंतर्गत यहाँ पे हम एकीकृत न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर एवं उच्च न्यायालय इसके नीचे हैं। यह एकल व्यवस्था है। देखिए, यह एकल व्यवस्थाएं केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह एकल व्यवस्थाएं केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को शांत करने हेतु अपनाई गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है एवं पद से हटाया भी जा सकता है। संसद विधान बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र एवं गोवा, पंजाब एवं हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। तो महाराष्ट्र एवं गोवा का एवं पंजाब एवं हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। अब देखिए, आपातकालीन अवधि में संबंध देखिए। अब पहला आपका आपातकालीन अवधि में संबंध देखिए यहाँ पर। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 8 केंद्र को अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इस इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी पदाधिकारी की समझ सकते राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। अब वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है। राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अब अन्य उपबंध यहाँ देखिए। संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध कर सकता है। संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध कर सकता है, जिसमें पहला आपका अनुच्छेद 355 केंद्र पर दो कर्तव्यों को लागू करता है। अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। और दूसरा आपको देखिए, राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति दया पर निर्भर करता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है। तीसरा देखिए क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति रखिए। तीसरा आपको यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब क्या आपको आगे संविधानेतर युक्तियाँ उपरोक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संविधानेतर युक्तियाँ भी है। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदायी निकाय निकाय एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल है। अब नीति आयोग
अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदायी निकायों में शामिल है। अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदायी निकायों में शामिल है। नीति आयोग जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद और परिवार कल्याण केंद्रीय स्थानीय परिवार कल्याण, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद और परिवार कल्याण, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, केंद्रीय स्थानीय स्वास्थ्य शासन परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि। केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये विषय इस प्रकार है। पहला आपको राज्यपालों का सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। दूसरा है मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और तीसरा आपका मुख्य सचिवों का यहाँ पर है मुख्य सचिवों का सम्मेलन। तीसरा आपके यहाँ पर मुख्य सचिव का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। और चौथा आपको यहाँ पर पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन। और 5 आपको यहाँ पर पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन। आपको फिर यहाँ पर पाँचवा आपको यहाँ पर है आपका मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। और छठा आपका कुलपतियों का सम्मेलन। और सातवां आपको गृह मंत्रियों का सम्मेलन है। गृह मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। आठवां आपको विधि मंत्रियों का सम्मेलन, आपको आठवां जो है वह है विधि मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री करता है। अब वित्तीय संबंध भी आप यहाँ देखिए। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी है। इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षक से समझ सकते हैं, जिसमें पहला आपको यहाँ पर देखिए भारत के कराधान शक्तियों का आवंटन देखिए। आपको संविधान ने केंद्र में राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया। जिसमें पहला आपको देखिए संसद के पास संघ सूची जिनकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। संसद के पास देखिए आपको संसद के पास संघ सूची जिनकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। फिर आपके यहाँ देखिए राज्य विधानमंडल के पास दूसरा आपके यहाँ देखिए राज्य विधानमंडल के पास राज आपको राज सूची जिनकी संख्या 18 है पर कर का निर्धारण विशेष अधिकार है। राज्य विधानमंडल के पास राज सूची जिनकी संख्या 18 है पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए आगे आपको यहाँ पर क्या देखिए केंद्र राज्य प्रशासन। आगे आपके यहाँ पर है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों संबंधित अनुच्छेद। आपके यहाँ पर केंद्र राज्य आपको यहाँ पर अध्याय है 14.2 अध्याय तालिका 14.2 में आपके यहाँ पर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों संबंधित अनुच्छेद आपको है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद आपको यहाँ पर तालिका 14.2 आपको है। अब देखिए अनुच्छेद 256 जो है वो राज्य तथा संघ की जिम्मेदारी। अनुच्छेद 256 जो है वह राज्य तथा संघ की जिम्मेदारी। अनुच्छेद 256 में आपको राज्य तथा संघ की जिम्मेदारी। अनुच्छेद 256 में आपको राज्य तथा संघ की जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 257 आपको कतिपय मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। अनुच्छेद 257 जो आपको वह कतिपय मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण आपको है। और अनुच्छेद 257 जो वो निश्चित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 257 में राज्यों के सहायतार्थ संघ के सशस्त्र बलों तथा अन्य बलों की तैनाती। आपको अनुच्छेद 257 में राज्यों के सहायतार्थ संघ के सशस्त्र बलों अथवा अन्य बलों की तैनाती जो कि खत्म कर उसको निश्चित इस अनुच्छेद को निश्चित कर दिया गया। 257 को निश्चित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और अनुच्छेद 258 में कतिपय मामलों में कतिपय मामलों में राज्यों की शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258 में आपको क्या अनुच्छेद 258 में कतिपय मामलों राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 258 में कतिपय मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति है। अनुच्छेद 258 आपको कतिपय मामलों राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति है। अनुच्छेद 258 राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद
आपको राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति आपको अनुच्छेद 258 में राज्यों को अनुच्छेद 258 में आपको राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति आपको अनुच्छेद 258 में राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति है। अनुच्छेद 259 में आपको क्या अनुच्छेद 259 में क्या प्रथम अनुच्छेद 259 आपको प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल आपको है। अनुच्छेद 259 में क्या अनुच्छेद 259 में आपको क्या अनुच्छेद 259 में प्रथम अनुसूची के भाग बी में आपको राज्यों में सशस्त्र बल आपको जो कि खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 259 में आपको प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल आपको जो कि निश्चित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया इस अनुच्छेद को। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर के भूभाग के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र है। आपका अनुच्छेद 260 में आपको यहाँ पे भारत के बाहर के भूभाग के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र आपको अनुच्छेद 260 के अंतर्गत आपको है। अनुच्छेद 261 में आपको क्या अनुच्छेद 261 में आपको सार्वजनिक क्रियाकलाप अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रिया आपको है। अनुच्छेद 261 में आपको सार्वजनिक क्रियाकलाप अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रिया आपको है। अनुच्छेद 262 में आपको क्या अनुच्छेद 262 में आपको क्या अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध आपको न्याय निर्णय आपको अनुच्छेद 262 में आपको यहाँ पर अनुच्छेद 262 आपको क्या अंतर्राज्यीय नदियों अनुच्छेद 262 आपको क्या है अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध न्याय निर्णय आपको अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 263 आपको अंतर्राज्यीय संबंधों अनुच्छेद 263 में आपको अंतर्राज्य संबंधों से अनुच्छेद 263 में आपको क्या अंतर्राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 263 में अनुच्छेद 263 में आपको अंतर्राज्य संबंधों से अनुच्छेद 263 में क्या अंतर्राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 263 में क्या है कि अंतर्राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान आपको है अनुच्छेद 263 में। फिर आपको आगे यहाँ पर है फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या कि देखिए इसमें आपको कराधान शक्तियों का आवंटन का आपको कुछ पॉइंट बच गया था। कराधान शक्तियों का जो आवंटन है आपको यहाँ पे कराधान शक्तियों का जो आवंटन था उसमें आपको 2 पॉइंट तक कर चुके थे, मतलब दो पॉइंट आपको कर चुके थे। आपको कराधान शक्तियों का आवंटन एक बार फिर से देख लेते हैं। कराधान शक्तियों का आवंटन देखिए, संविधान ने केंद्र एवं राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया, जिसमें पहला है संसद के पास संघ सूची जिनकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। और आपको दूसरा आपको यहाँ देखिए राज्य विधानमंडल के पास राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची जिनकी संख्या 18 है पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है, पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार आपको है। फिर आपको विशेष अधिकार कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या समवर्ती सूची में फिर आपका क्या समवर्ती सूची में देखिए समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियाँ नहीं है। समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियाँ नहीं है। दूसरे शब्दों में कर विधायन के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। लेकिन 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर के संबंध एक विशेष प्रावधान बनाकर एक अपवाद प्रस्तुत किया है। इस संशोधन ने संसद एवं राज्यों के विधायिकाओं इस संशोधन ने संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के समवर्ती अधिकार एवं शक्तियाँ से कर निर्धारण की अवशेष शक्ति का देखिए कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है। कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है। इस उपबंध के तहत संसद उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। संविधान कर की उगाही देखिए संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति स्पष्ट अंतर करता है। संविधान कर की उगाही और असंक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है। संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है। और इस प्रकार कर की उगाही और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्तियों का भी निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए आपको आयकर की उगाही उदाहरण के लिए आयकर की उगाही और एक तरण केंद्र द्वारा क्या है। उदाहरण के आपको क्या कि आयकर की उगाही और एक तरण केंद्र द्वारा क्या है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है।
आपको देखिए इसके अतिरिक्त संविधान राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियाँ भी लगाई। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदी भी लगाई है। पहला आपको देखिए विधानमंडल व्यवस्था देखिए, विधानमंडल व्यवस्था आपको देखिए पहला देखिए व्यापार एवं रोजगार पर कर लगाकर देखिए व्यापार एवं विधानमंडल व्यवसाय क्या है विधानमंडल व्यवसाय आपको देखिए व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मूलतः यह सीमा आपको 250 रुपये प्रति वर्ष थी। मूलतः यह सीमा आपको 250 रुपये प्रति वर्ष थी, परंतु आपको 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 तो इसे बढ़ाकर 25 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। मूलतः यह सीमा आपको 250 रुपये प्रति वर्ष थी, परंतु आपको 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 मतलब 60 आपको 16 संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा इसे बढ़ाकर 25 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। आपको यहाँ आगे दूसरा आपको राज्य विधानमंडल वस्तु खरीद बिक्री समाचार पत्रों के अतिरिक्त पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर चार पाबंदियाँ हैं। और राज्य के बाहर किसी वस्तु खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। वो आपको क्या आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। अब सवाल देखिए कि अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। और दो आपको क्या संसद और अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। आपको दो में यहाँ पर क्या है, दो में आपको संसद और अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध आपको यहाँ पर है। इसे देखिए 16 में आपका पॉइंट यहाँ पर 16 जो आपको इसमें आपको यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रावधान अनुच्छेद 286 में समाहित है। ये प्रावधान अनुच्छेद 286 में समाहित है। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 इसे आपके ये जो आपको दोनों का प्रावधान है, इसमें क्या है संसद और आपको अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध आपको जो है ये इसमें आपको ये आपको पॉइंट नंबर 16 जो है पॉइंट नंबर 16 का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि ये प्रावधान अनुच्छेद 286 में समाहित है। ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 286 में समाहित है 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किए गए संशोधन के अनुरूप। फिर आपको तीसरा नंबर कहता है राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो मामलों वस्तु की सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया है। देखिए राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो मामलों में वस्तु की सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया है। जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई, जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो तथा जबकि ऐसी आपूर्ति आयात अथवा निर्यात के दौरान होती हो पूरा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अपनी वस्तु पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अपनी वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर होने तथा ऐसी आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति विरूपित करे। आपको चौथा क्या राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्य नदी या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकीकरण उत्पादन खपत वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। आपको आगे यहाँ पर क्या आपके यहाँ पर कर राजस्व का आपको वितरण आपको आगे यहाँ पे देखिए। तो कर राजस्व का वितरण देखिए आपको 80वें संशोधन अधिनियम 2000 था 101वें संशोधन अधिनियम 2016 तथा 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लागू किया गया। 80वां संविधान संशोधन जो था वह 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल
आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया तथा यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। ये देखिए इस संशोधन से आयकर के साथ ही आपको आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। देखिए आपको इस संशोधन से आयकर के साथ आपको आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। यानी कि पॉइंट नंबर 17 में आपको यहाँ पे क्या संशोधन अनुच्छेद 272 को समाप्त करता है। यह संशोधन अनुच्छेद 272 को समाप्त करता है। ऐसे कर्ज जिन्हें केंद्र उद्धृत करता है, ऐसे कर्ज जिन्हें केंद्र उद्धृत करता और एकत्रित करता होता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटा जा सकता हो। यह संशोधन आपको अनुच्छेद 272 को समाप्त करता है। ऐसे कर्ज जिन्हें केंद्र उद्धृत और एकत्रित करता हो तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटा जा सकता हो। यहाँ पॉइंट नंबर 17 का ये मतलब हुआ। अब कि 121वें संविधान संशोधन देश में कारोबार एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की। 101वें संविधान संशोधन ने 101वें संविधान संशोधन देश में कारोबार एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी उसी अनुसार आपको संशोधन द्वारा आपको संसद एवं राज्य आपको संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन में जीएसटी लगाने संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। जीएसटी के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर निष्प्रभावी हो गए हैं। जीएसटी के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर आपको निष्प्रभावी हो गए हैं। जीएसटी लागू करने की मंशा ही यही है कि जीएसटी लागू करने की मंशा ही यही है कि भारी भरकम कर व्यवस्था की जटिलता को सुगम बनाकर वस्तु एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए। संशोधन विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा उगाहियों को आपको विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा उगाहियों को जो अब तक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति जुड़ी थी, जैसे आपको एक मतलब क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा आपको अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसको बोलते हैं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, और तीसरा आपको औषधि एवं प्रशासन तैयारी उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955 के अंतर्गत उगाहा गया उत्पादन शुल्क। आपको चौथा पे आपको यहाँ पर सेवा कर, पाँचवा आपको चौथा आपको सेवा कर, पाँचवा आपको अतिरिक्त सीमा शुल्क और जिसे अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे प्रतिकार शुल्क भी कहा जाता है। एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी कॉमनली नोन एज काउंटर वैलिंग ड्यूटी आपको आगे छठा आपके यहाँ पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। सातवां आपके यहाँ पर केंद्रीय अधिभार एवं उपकर। केंद्रीय अधिभार एवं उपकर जहाँ तक वे वस्तु एवं सेवा आपूर्ति संबंधित है। देखिए सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस सो फार है दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी प्रकार संशोधन द्वारा आपको संशोधन द्वारा अन्य अनेक करों शुल्कों या शुल्कों को एकत्रित कर दिया, एकमैव कर दिया। उसी प्रकार आपको संशोधन द्वारा अन्य अनेक करों या शुल्कों को एकमैव कर दिया। जैसे आपको राजमूल्य वर्धित कर जिसको बोलते हैं स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स या इसको आप बिक्री कर सेल्स टैक्स, और दूसरा आपको मनोरंजन का स्थानीय निकाय द्वारा उगाए गए कर के अतिरिक्त। अच्छा चौथा आपके यहाँ पर क्या अष्टद्रव्य एवं प्रवेश कर जिसको अंग्रेजी में आउटराइट एंड एंट्री टैक्स। पाँचवां को क्रय कर जिसको बोलते हैं परचेज टैक्स बोलते हैं। और छठा आपके यहाँ विलासिता कर जिसको लग्जरी टैक्स बोलते हैं। और सातवां आपको लॉटरी सट्टा जुआ आदि पर करता है। सातवां आपके यहाँ पर आठवां आपके यहाँ पर
एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अधिरोपित राज्य का अधिभार एवं उपकर। स्टेट सरचार्जेज एंड सेसेस इन सो फार हैज दे रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा संशोधन संविधान के अनुच्छेद 268 के साथ ही संघ की सूची प्रविष्टि 92 को निश्चित कर दिया, जो कि सेवा कर संबंधित थी। इसके अलावा संशोधन संविधान के अनुच्छेद 268 के साथ ही संघ सूची की प्रविष्टि 92 को निश्चित कर दिया गया, जो कि सेवा कर से संबंधित थी। इन्हें 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। सेवा कर उगाही केंद्र द्वारा की जाती है। सेवा कर उगाही केंद्र द्वारा की जाती है तथा इसका संग्रहण और विनियोग केंद्र राज्य दोनों करते थे। अब उपरोक्त दोनों संशोधनों 80वां एवं 101वां संशोधन के बाद कर राजस्व के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति निम्नवत है। उपरोक्त दोनों संशोधन 80वां और 101वां संशोधन के बाद कर राजस्व के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति निम्नवत है। विनियोजित कर अनुच्छेद 268 देखिए आपको केंद्र द्वारा आपको उद्गृहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर अनुच्छेद 268 के अंतर्गत आपके यहाँ देखिए इस श्रेणी में आपको विनिमय पत्रों चेकों वादा नोटों नीतियों बीमाता शेयरों एवं अन्य के अंतरण पर लगाने वाला स्टाम्प शुल्क आते हैं। किसी राज्य उगाही की इन शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती, बल्कि उसी राज्य को दी जाती है। आपको बीम आपके यहाँ देखिए क्या बीमा आपके यहाँ क्या केंद्र द्वारा उद्गृहित सेवा कर लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर अनुच्छेद 268 को के अनुसार हम देखिए केंद्र आपको बीम क्या है कि केंद्र द्वारा उद्गृहित सेवा कर लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर अनुच्छेद 268 एक को देखिए सेवा पर कर केंद्र लगाया जाता है। सेवा पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इनका संग्रहण एवं उपयोग केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। इनके संग्रहण एवं उपयोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। इनके संग्रहण एवं उपभोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। अब के संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 के तहत आपके यहाँ देखिए इस श्रेणी में आपको अगर लिखित कर आते हैं जिसमें पहला आपके यहाँ क्या पहला आपका अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य में अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर समाचार पत्र को छोड़कर अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य में अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित कार्य या समाचार पत्र को छोड़कर दूसरा आपके यहाँ पे क्या माल या सामान के अंतर देखिए माल या सामान दूसरा आपका क्या माल या सामान के अंतर्राज्य देखिए माल या सामान के अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के पारेषण समेत कर देखिए दूसरा आपके यहाँ पर माल या सामान के अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती। इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती बल्कि नहीं बनती इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। आपको देखिए क्या आगे देखिए वस्तु एवं सेवा कर उगाही और संग्रह अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य अनुच्छेद 269 एक दौरान वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य अनुच्छेद 269 एक के दौरान देखिए आप अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और
और संग्रहण केंद्र द्वारा किया जाता है। लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों के बीच उसी प्रकार बांट दिया जाता है जैसा कि जीएसटी काउंसिल की अनुशंसाओं पर संसद निर्धारित करती है। अब पुनः संसद आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए नीति और सिद्धांत निरूपित करने तथा यह निश्चित करने के लिए अधिकृत है कि अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य में वस्तु अथवा सेवा दोनों की आपूर्ति कब होगी। अब देखिए डी में आपका यहाँ देखिए संघ द्वारा संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था अनुच्छेद 270 के तहत आपको देखिए आपको डी में आपके यहाँ पे संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच आपको बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था अनुच्छेद 270 के तहत आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा आपको केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था अनुच्छेद 270 के तहत आपके यहाँ देखिए इस श्रेणी में संघ सूची यानी कि इस श्रेणी में आपको संघ सूची में उल्लेखित सभी कर और शुल्क आते हैं। इस श्रेणी में आपको संघ सूची में उल्लेखित सभी कर और शुल्क आते हैं। पहला आपके यहाँ देखिए संविधान के अनुच्छेद 268, 269 और 269 को में उल्लेखित कर ऊपर उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 268, 269 और 269 को में उल्लेखित कर जो कि आपको ऊपर बताया गया है। अब दूसरा में संविधान का अनुच्छेद 271 उल्लेखित कर नीचे उल्लेखित पर अधिभार। देखिए संविधान के अनुच्छेद 271 में उल्लेखित कर जो नीचे लिखा हुआ है पर अधिभार, संविधान के अनुच्छेद 271 में उल्लेखित कर पर अधिभार। आपको तीसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई सेस, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया कोई सेस, इनका सेस किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई सेस, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया कोई सेस। यहाँ देखिए इन करों और शुल्क की कुल प्राप्तियों का वितरण, इन करों और शुल्क की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती है। इन करों और शुल्क की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती है। आपको ई में यहाँ पर देखिए क्या ई में आपको आपको यहाँ कुछ शुल्क और करो देखिए कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार अनुच्छेद 271 के तहत आपको यहाँ देखिए आपको ई में यहाँ पर क्या ई में आपको कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार अनुच्छेद 271 के तहत आपके यहाँ पर कुछ शुल्क देखिए आपको ई में आपको यहाँ कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार अनुच्छेद 271 के तहत आपको देखिए संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 270 अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में उल्लेखित अभिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। तथापि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इस अधिभार से मुक्त है। तथापि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इस अधिभार से मुक्त है। दूसरे शब्दों में यह अधिभार जीएसटी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। अब संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के अनुच्छेद 269 एवं 270 में उल्लेखित अभिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। तथापि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इस अधिभार से मुक्त है। दूसरे शब्दों में अधिभार जीएसटी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। आपके यहाँ देखिए एफ नंबर आपके यहाँ पे एफ में आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए राज्यों द्वारा उद्गृहित संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। देखिए राज्यों द्वारा उद्गृहित संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। देखिए ये पूर्णतः राज्यों के कर है। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। इनकी संख्या 18 इनकी संख्या आपको 18 है। ये इस प्रकार कर आपको देखिए पॉइंट 18 आपके यहाँ पर है। प्रविष्टि 52 किसी स्थानीय क्षेत्र में आपको उपभोग उपयोग या बिक्री के वस्तुओं के प्रवेश पर कर। प्रविष्टि 55 जो है वो समाचार पत्रों प्रकाशित रेडियो अथवा टेलीविजन के प्रसारित विज्ञापनों अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर को 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। अब प्रविष्टि 52 किसी स्थानीय क्षेत्र उपभोग उपयोग या बिक्री के वस्तुओं के प्रवेश पर कर। प्रविष्टि 55 समाचार पत्रों प्रकाशित रेडियो अथवा टेलीविजन में प्रसारित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा विलोपित कर दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है
देखिए आपको क्या ये इस प्रकार है, पहला आपकी भू राजस्व कर हो गया, दूसरा आपको कृषि आयकर हो गया, तो फिर आपको दूसरा पहला आपको भू राजस्व कर हो गया, दूसरा आपको कृषि आयकर हो गया, तीसरा आपको कृषि भूमि उत्तरवर्तन, कृषि भूमि उत्तरवर्तन मतलब सक्सेशन से संबंधित शुल्क हो गया, चौथा आपको कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क हो गया, पांचवा आपको भूमि और भवनों पर कर, भूमि और भवनों पर कर हो गया, छठा आपको खनिज अधिकारों पर कर हो गया, सातवां आपको मानव उपयोग के लिए अल्कोहलीय मानव उपयोग के आपको अल्कोहलीय पेय पदार्थ, अफीम, भारतीय भांग तथा अन्य नस्लीय दवाइयाँ एवं नस्लीय पदार्थ उत्पाद शुल्क, लेकिन अल्कोहल युक्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री पर नहीं, सामग्री पर नहीं। आपको फिर आपको आठवां बिजली के उपयोग एवं बिक्री पर, बिजली के उपयोग एवं बिक्री पर कर, और नौवां आपको क्या, कच्चे तेल हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उड्डयन टरबाइन ईंधन तथा मानव उपयोग के अल्कोहलीय पेय पदार्थों पर कर, किंतु इसमें अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री तथा ऐसी वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है। फिर आपको 10 में कहता है सड़क अथवा अंतर्देश से जल परिवहन में वस्तुओं तथा यात्रियों के ढोने पर लगाकर, सड़क अथवा अंतर्देश से जल परिवहन में वस्तुओं तथा यात्रियों को ढोने पर लगाकर। फिर आपको 11 आपके क्या वाहनों पर कर है, 12 आपको पशु तथा नौकाओं पर कर, आपको फिर आपको 13 में यहाँ पर पथ कर है, जिसको टोल टैक्स बोलते हैं, और आपको 14 में आपके यहाँ पर क्या है कि व्यवसाय व्यापार कॉलिंग्स तथा रोजगारों पर कर है। फिर आपको 11 में कैपिटेशन कर है, 11 में फिर आपको यहाँ पर 14 के बाद आपके यहाँ पर 15 होना चाहिए, यहाँ पर 15 में कैपिटेशन करा है आपको। फिर 16 में मनोरंजन तथा मन बहलाव पर उस हद तक कर जहाँ तक पंचायत, नगर पालिका अथवा क्षेत्रीय परिषद अथवा जिला परिषद संग्रह करते हो। और आपको 17 में दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क है, जो संघीय सूची में निर्दिष्ट है उनके अलावा। और आपको 18 में आपको राज्य सूची में शामिल, राज्य सूची में 18 में आपको राज्य सूची में शामिल सामग्री पर शुल्क, कोई शुल्क राज्य सूची में शामिल सामग्री पर शुल्क कोर्ट शुल्क अतिरिक्त है। अब आपको आगे देखिए गैर कर राजस्व का वितरण, आपको गैर कर राजस्व का वितरण यहाँ पर देखिए। फिर यहाँ पर गैर कर राजस्व का वितरण, आपके यहाँ पर गैर कर राजस्व का वितरण देखिए। इसमें आपके यहाँ देखिए क्या केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित से है। पर आपको देखिए डाक एवं तार, दूसरा आपको रेलवे है, तीसरा बैंकिंग है, फिर आपको चौथा में क्या है, यहाँ पर चौथा में आपको प्रसारण है, पाँचवा आपको सिक्के है, मुद्रा। अब हम गैर कर राजस्व का वितरण देखिए। केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां, केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित है, जिसमें पहला आपको डाक एवं तार है, दूसरा आपको रेलवे है, तीसरा बैंकिंग है, चौथा प्रसारण है, पांचवा आपको सिक्के एवं मुद्रा है, छठा आपको केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, और सातवां आपको समय अवधि समाप्त होने पर उगाही, और आठवां आपको अन्य आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए अब हुआ देखिए क्या राज्य जो है, हम देखिए राज्य में देखिए आपको गैर राजस्व कर के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत इस तरह है। पर आपको सिंचाई है, दूसरा वन है, तीसरा मत्स्य पालन है, चौथा आपको राज्य सार्वजनिक उपक्रम है, फिर आपको पाँच आपको समय चुकने पर उगाही एवं आपको छठा में अन्य आपको है। अब क्या देखिए क्या कि अब देखिए राज्यों के लिए आपको आगे यहाँ पर देखिए राज्यों के आपको सहायतार्थ अनुदान देखिए, राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान देखिए। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी को संविधान केंद्र राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है। राज्य की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त हो। देखिए अनुदान दो प्रकार के होते हैं, पर आपको विधिक अनुदान, पहला आपको होता है विधिक अनुदान, पहला आपको